प्रिय विद्यार्थियों, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत आज हम हिंदी दिवस को समारोह पूर्वक मना रहे हैं। हिंदी दिवस पर जब हम विचार कर रहे हैं तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब 14 सितंबर को कल महाविद्यालय में अवकाश था, इसलिए आज 15 सितंबर को हम सभी यह चर्चा कर रहे हैं कि 1949 के बाद इतने वर्षों में हिंदी में क्या बदलाव आया और आज हमारे समक्ष में क्या चुनौतियां हैं। आप यदि बांसवाड़ा जनजातीय क्षेत्र को गौर से देखोगे तो शैक्षिक दृष्टिकोण से यह सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन प्राकृतिक संपदा के दृष्टिकोण से यह राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के अग्रणी क्षेत्रों में शुमार हो सकता है। अब शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ यह जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा क्यों है, यह विचार का विषय है। जब भी हम हिंदी दिवस पर चर्चा कर रहे हैं तो आप सभी को यह मालूम होना चाहिए, हिंदी एक भाषा है, और भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हृदय में जो भी विचार उठते हैं, हृदय में जो भी भाव उठते हैं और मस्तिष्क में जो भी विचार उठते हैं, वह दूसरों तक संप्रेषित कैसे होगा? वह दूसरों तक संप्रेषित किसी भाषा के माध्यम से होगा। तो भाषा हमारी भावों की और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब कुछ शब्द आते हैं जिसमें है मातृभाषा। प्रायः लोग कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी मां कौन सी भाषा बोलती है? कौन सी भाषा बोलती है? वागड़ी। तो मातृभाषा माने हुआ मां की भाषा। अब हिंदी आपकी मातृभाषा कैसे हुई? नहीं, बागड़ी आपकी मातृभाषा है, लेकिन महाविद्यालय में हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? हिंदी, वागड़ी नहीं। हम किस में लिखते हैं? हिंदी भाषा। किस में बोलते हैं? प्राय हिंदी भाषा। इसीलिए हिंदी सबकी मातृभाषा नहीं है, क्योंकि हमारी मां की, मेरी मां भोजपुरी बोलती थी तो मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। अब दूसरी बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? पूरे राष्ट्र की भाषा। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे राष्ट्र में सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती है। दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। तो पूरे राष्ट्र की भाषा सिर्फ एकमात्र हिंदी नहीं है। हमारी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जो 22 भाषाएं हैं सभी राष्ट्र की भाषा है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस बात को समझ जाएं
कि राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं, भावातिरेक में कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। राजभाषा का मतलब क्या हुआ? संविधान के अनुच्छेद 343(1) में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा का मतलब होता है कि हमारे राजकाज इस भाषा में होंगे, हिंदी में। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करो, आपके मार्कशीट आते हैं किस भाषा में? हिंदी में। हिंदी में आते हैं। मार्कशीट देखो किस भाषा में आते हैं? इंग्लिश में। अधिकतर जो नियम आते हैं इंग्लिश में आते हैं। तो ऐसा क्यों? राजकाज की भाषा यदि हिंदी है तो हमारे अधिकांश आदेश अंग्रेजी में क्यों आते हैं? अब यह विचार का दिवस है, इसको जानना होगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हमारे महाविद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। हमारे महाविद्यालय में संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती है और हिंदी भाषा भी पढ़ाई जाती है। 3 भाषा तो इस महाविद्यालय में पढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त गोविंद गुरु कॉलेज में उर्दू भी पढ़ाई जाती है। उर्दू भी एक भाषा है। उर्दू भी एक भाषा है। तो ये 4 भाषाएं क्यों पढ़ाई जाती हैं? ये तो समझना होगा हमें, क्यों पढ़ाई जाती हैं। आप थोड़ा विचार करो, क्योंकि भाषा विज्ञान का एक नियम है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। 4 कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। हमारे राजस्थान में भी कुछ दूरी पर दूसरी बोली आ जाती है। यहां बागड़ी बोली जाती है, कहीं मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं मेवाड़ी बोली जाती है, कहीं मेवाती बोली जाती है, कहीं रज भाषा बोली जाती है। इतनी क्यों? इस बात को समझो, क्योंकि भाषा विज्ञान का यह नियम काम कर रहा है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। बदलती रहेंगी भाषाएं, बदलती रहेंगी भाषाएं। तो यदि हम किसी एक भाषा पर आग्रह करेंगे, सिर्फ तुम बागड़ी तक सिमट कर रह जाओ, तो हिंदी के साहित्य के बारे में तुम्हारी जानकारी नहीं होगी। अंग्रेजी में जो कुछ हो रहा है उससे तुम वंचित हो जाओगे। संस्कृत को नहीं जानोगे तो भारतीय आध्यात्म परंपरा से तुम वंचित हो जाओगे। हर भाषा की अपनी संस्कृति होती है, अपनी थाती होती है, अपनी कुछ विशेषता होती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं कहना यह चाहता हूं कि भले ही हमारा हिंदी से कितना भी भावनात्मक लगाव हो, लेकिन आज की वैश्विक दुनिया में, ग्लोबल विलेज वाली दुनिया में आपको कम से कम 3 भाषाएं सीखने का प्रयास करना ही होगा। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आपकी अधिकतर किताबें इंग्लिश में मिलती हैं। हिंदी में किताबें अब उपलब्ध होनी शुरू हुई हैं। तो हमें दिमाग में यह बिठा लेना होगा कि हमें कई प्रकार की भाषाओं को सीखने की तत्परता दिखानी होगी। इससे हम समृद्ध होंगे। मैं
आज संस्कृत विषय का आचार्य हूं, लेकिन जब अपनी जीवन यात्रा को देखता हूं बचपन से, तो हिंदी माध्यम में मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है और संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। आगे जब मैं बढ़ा तो खेल में, क्रिकेट के खेल में मेरी रुचि हुई, तो मैंने देखा कि क्रिकेट के खिलाड़ी सभी अधिकतर समय में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कल भारत पाकिस्तान मैच था, तुम देखो अधिकतर शब्द फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, कम, गो, स्टे, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, इस बाउंड्री, सारे शब्द इंग्लिश के। और हमारे देश पर ब्रिटिशों ने इतने वर्षों तक शासन किया, आप आश्चर्य करोगे कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन सब ने अंग्रेजी भाषा में विदेशों में शिक्षा प्राप्त की। चाहे वे जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सारे भी उस समय के, तो उन्होंने विदेशों में जाकर अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की। लेकिन वे ही महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षपाती थे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि इंग्लिश के शब्द बाहर में ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। खास करके क्रिकेट के खिलाड़ी इंग्लिश के शब्दों से ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो भी इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश फराटेदार, वो हम लोगों के ग्रुप में उसकी प्रतिष्ठा सबसे बढ़ जाती थी। और हिंदी बोलने वाले थोड़ा सा अपने आप को कमतर समझने लगते थे। ठीक है, अब आगे मैं जब गया तो मेरा क्रिकेट में रुचि हुई और चंडीगढ़ खेलने गया। वहां सब कोच इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि भारत में ही रहकर इंग्लिश का बोलबाला कितना है। तो बिहार खेलने के कारण उस सर्टिफिकेट के आधार पर पटना कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, जो पटना यूनिवर्सिटी का आर्ट्स के लिए सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था। उसमें 3 सब्जेक्ट लेना होता है, जैसे आप 3 सब्जेक्ट अभी ली हैं। 3 सब्जेक्ट में से एक मैंने चुना संस्कृत, दूसरा सब्जेक्ट चुना लॉजिक और तीसरा सब्जेक्ट चुना राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। लेकिन पटना कॉलेज में अधिकतर टॉपर विद्यार्थी, बहुत ऊंचे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों का एडमिशन होता था, और बहुत बड़े बैकग्राउंड के भी बच्चे आते थे, और गांव से जो आते थे, बहुत मेरिटोरियस, जो बोर्ड के टॉपर्स में आते थे, वो आते थे। वहां से बहुत सारे विद्यार्थी आईएएस वगैरह की परीक्षा देते थे, और वहां पर प्रोफेसर इंग्लिश मीडियम में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम की किताबें खरीदी, जबकि मेरी पढ़ाई किस माध्यम में हुई थी? हिंदी माध्यम में। लेकिन कॉलेज में आते ही, और उस समय आईएएस वगैरह की परीक्षा में इंग्लिश का बोलबाला था। 1.5 साल तक मैंने इंग्लिश की किताबों को पढ़ता रहा, उसमें प्रवेश करने का की कोशिश करता रहा। हर पेज पर मुझे कम से कम 10 शब्द ऐसे मिलते थे जिनके लिए डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता था। अब देखो दिक्कत क्या होती है। सबसे पहले वाक्य को समझने के लिए हमें डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो भाषा की समस्या आ गई। और मेरी गति
मेरी समझ रुकने लगी। तो मुझे लगा 1.5 साल के बाद इंग्लिश मीडियम नहीं चलेगा। तब मैंने हिंदी माध्यम चेंज कर लिया और हिंदी माध्यम की किताबें खरीद करके पढ़ा। तो 6 महीने के पढ़ाई के बाद मुझको 73% नंबर आए, अच्छे नंबर आ गए। तब मुझे एहसास हुआ कि अंग्रेजी में गति करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अंग्रेजी से मुझको रूबरू होना पड़ा। फिर बीए करने के बाद जब क्रिकेट में मुझ पर बैन लगा तो मैं सीडीएस की परीक्षा दे रहा था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। परीक्षा इंग्लिश में हुई, उसमें इंग्लिश और एक जीके। फिर से मुझे इंग्लिश में जुटना पड़ा, फिर से जुटना पड़ा। अब आप देखो, इस बात को समझो कि हमारे सामने में चुनौतियां क्या है। जब इंटरव्यू देने जाता था सीडीएस की, वहां एक भी शब्द हिंदी में नहीं बोला जाता। डिबेट, डिस्कशन, एक्सटेम्पोर सब इंग्लिश में हो रहा है। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। फिर बीए के बाद एमए के समय में मुझे सबसे ज्यादा संस्कृत में नंबर आया, इसलिए मैं संस्कृत में स्नातकोत्तर में एडमिशन लिया, स्नातकोत्तर एमए। फिर संस्कृत में मुझे गहरा जाना पड़ा। तो एक तरफ संस्कृत, लेकिन मैं संस्कृत में भी हिंदी माध्यम का सहारा लेता था, क्योंकि संस्कृत की बातें समझने के लिए हिंदी माध्यम ही मेरा सहारा बनती थी। अब समझ में आपको टीचर इंग्लिश में कितना भी समझा दे, जब तक एक बार हिंदी में नहीं समझाए, बहुत गहरी बातें बैठती नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो संस्कृत में मैंने रट करके अच्छा नंबर तो ला दिया, लेकिन संस्कृत भाषा बोलने का मेरा अभ्यास नहीं था। आगे मेरे को नेट जेआरएफ होने के बाद फिर से रिसर्च के लिए जब जाना पड़ा, तो हमारे टीचर ने संस्कृत के ग्रामर में गति करने के लिए जो रिसर्च के लिए अधिकतर किताबें बताई, उन किताबों को अंग्रेजी विद्वानों ने लिखा था। फिर इंग्लिश का मामला आ गया। अब देखो, इस प्रकार से मैं संघर्ष करता रहा। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप किसी एक भाषा के सहारे जीवन में बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकते। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हिंदी दिवस को इस भाषाई द्वंद्व के आलोक में देखो। मैंने एक बार कविता लिखी थी, उसकी 4 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। चाहे जो भी भाषा बोलो, दिल धड़कता है हिंदी में। प्रियतम तेरे रूप का राज छिपा हुआ है इस बिंदी में। हिंदी को भारत माता के माथे की बिंदी कहा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारत माता के माथे की बिंदी सिर्फ हिंदी है, तो बागड़ी का क्या होगा? उर्दू का क्या होगा? तमिल का क्या होगा? तेलुगु का क्या होगा? कन्नड़ का क्या होगा? मलयालम का क्या होगा? ये सब भी तो भाषाएं हैं। उनके लिए माथे की बिंदी वो भाषाएं हैं। तो अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि यह हिंदी हमारी इतनी बड़ी भारत की पहचान क्यों बन गई। प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बड़े बड़े नेता दौरा कर रहे थे। उत्तर भारत के नेता दक्षिण भारत जा रहे थे और दक्षिण भारत के नेता भी उत्तर भारत आ रहे थे। पूरब के नेता पश्चिम आ रहे थे और पश्चिम के नेता पूरब भी जा रहे थे।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। धीमे धीमे यह महसूस हुआ, महात्मा गांधी जी गुजराती भाषी थे, महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मराठी भाषी थे, लाला लाजपत राय पंजाब के पंजाबी भाषी थे, केशव चंद्र सेन सुभाष चंद्र बोस बंगाल के बंगाली भाषी थे। लेकिन सबको यह लग गया कि भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए संपर्क भाषा हिंदी सबसे बड़े कारण है, क्योंकि हिंदी में सारी भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे। संपर्क भाषा के रूप में सारी भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे। संस्कृत से निकली हुई हिंदी भारत की जितनी भी अधिकांश भाषाएं थी उनके शब्दों को अपने में समेटे हुए सबको जोड़ने वाली साबित हो गई थी। इसलिए कांग्रेस में निर्णय लिया गया कि हिंदी को आगे बढ़ाया जाए, जिससे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा जा सके। और उसका समर्थन गुजराती भाषी महात्मा गांधी ने किया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया, मराठी भाषी, पंजाबी भाषी लाला लाजपत राय ने किया, बंगाली भाषी सुभाष चंद्र बोस ने किया, सबने किया। इसलिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कारण हिंदी अन्य भाषाओं और बोलियों के बनिस्पत आगे बढ़ गई। अब देखो, आप सभी पढ़ते हो, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं सूरदास के पद पढ़ते हैं। सूरदास के पद किस भाषा में है? ब्रज भाषा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा किस भाषा में? अवधी भाषा। विद्यापति की रचनाएं किस भाषा में है? मैथिली भाषा में। लेकिन ये सब सारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। अर्थात हिंदी भाषा ऐसी महानदी है जिसमें मराठी, गुजराती, बंगाली सारी नदियां आकर मिल जाती हैं, सभी आकर के मिल जाती हैं। इसलिए हिंदी ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ज्यों ही भारत स्वतंत्र हुआ तो एक प्रश्न उठा, महात्मा गांधी जी ने भारत को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने का जो आग्रह किया था, अब उस आग्रह को कानूनी रूप दिया जाना था। तब भी विरोध शुरू हो गया। विरोध तो सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत के थे। महात्मा गांधी जी ने, कांग्रेस ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचारिणी सभा बनाई ताकि वहां के लोगों को हिंदी सिखाई जा सके। अब उसका विरोध शुरू हुआ। तमिल के दूसरे नेताओं ने विरोध शुरू किया और सी राजगोपालाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। 1938 की बात है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब फिर यह दिक्कत आई, लेकिन किए गए वादे के मुताबिक 343(1) अनुच्छेद 343(1) में कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा होगी। उसके बाद दक्षिण में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसका नारा था हिंदी नेवर, इंग्लिश एवर। हमें इंग्लिश कबूल है, हिंदी नहीं। अब देखो, और इतना विरोध हुआ कि दूसरा प्रावधान बनाना पड़ा कि 1965 तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। एक तरफ हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया
और दूसरी तरफ क्या बोल दिया कि अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। अब इससे हिंदी के प्रेमी नाराज हो गए। हिंदी के प्रेमी जब नाराज हो गए तो फिर एक आया, देखो राजनीतिक के लोग कैसे गोटी बिठाता है, किस प्रकार से सामंजस्य बिठाता है कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का यह दायित्व तो होगा कि विशेष कार्य करे। इसीलिए हिंदी में सारी भाषाओं के शब्द लिए जाएं ताकि एक ऐसी भाषा हो भारत की जो हिंदुस्तानी हो। हिंदुस्तानी माने पूरे हिंदुस्तान की, जिसमें शब्द हो। उसमें संस्कृत के तो शब्द होंगे ही, प्राचीनतम भाषा है, लेकिन तमिल तेलुगु इनके भी शब्द हैं। उसमें राजभाषा आयोग ने विशेष कुछ काम नहीं किया। राजभाषा आयोग ने विशेष कुछ काम नहीं किया। इस कारण से हिंदी की समस्या बढ़ती गई। एक एक नए शब्द को गढ़ने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, लेकिन वो शब्द ऐसे होते थे जो जन सरोकार के नहीं होते। अब मान लो तुम आती हो तो कुछ शहरों में रिक्शा वाला चलते हैं, तो रिक्शा वाला शब्द हिंदी का नहीं है। अब कोई बोले नरयान वाहन, तो कैसा लगेगा नरयान वाहन? रिक्शा वाला शब्द ठीक है। ऑटो से आती हो, ऑटो हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन हमारी जुबान में क्या चढ़ा हुआ है? इंग्लिश का शब्द ऑटो चढ़ा हुआ है। अब दिक्कत कहां होती है? भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। एक व्यक्ति ने अपनी भाषा के लिए 56 दिनों तक अनशन कर दिया और मर गए। श्री राम को टुंडू उनका नाम था। तब पूरी स्थिति खराब हो गई। भावनात्मक लहर इतनी उठी कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्य बना, जबकि अधिकतर राजनीतिज्ञ भाषा के आधार पर राज्य को बनाना नहीं चाहते थे। राज्य बनना चाहिए भौगोलिक सुविधा के आधार पर, क्योंकि आपके क्षेत्र में ही कुछ लोग कोई और भाषा बोल सकते हैं, कोई और भाषा बोल सकते हैं। लेकिन यह बात यही नहीं रुकी। बाद में भाषा के आधार पर कई राज्य उभर कर आए। महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, भाषा क्या, यहां तक कि पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर, लेकिन उससे बांग्लादेश टूटा, भाषा क्या, क्योंकि यहां के लोग, बांग्लादेश के लोग बंगाली बोलते थे और वहां के लोग उर्दू। अब हमें भाषा के संबंध में यह ध्यान देना होगा कि हिंदी भाषा आज ऐसी स्थिति में क्यों है कि जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है, तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी भाषा। भारत में 44 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हिंदी बोलने वाले, समझने वाले और ज्यादा हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी भाषी लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। यह विचार का बिंदु है। क्यों ऐसा है? प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी यह जानें कि कोई भी भाषा आगे बढ़ती है पढ़ने से और सृजन करने से। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिख दिया। इसके पहले वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखा था। तो वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के लिए संस्कृत का आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ने के लिए अवधी भाषा सीखनी होगी। सूरदास को पढ़ने के लिए ब्रज भाषा जाननी होगी। तो पढ़ने से और सृजन करने से भाषा बढ़ती है। हम लोग हिंदी वाले, जो मुझे दिखाई देता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कहलाने का गौरव हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर किसी भाषा का आकलन नहीं होना चाहिए।
मुट्ठी भर अंग्रेज लोग आए और यहां इतने बड़े देश को उन्होंने गुलाम बना लिया, इस पर अपनी भाषा थोप दी, सब कुछ हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि भाषा जो बोली जा रही है, जिनकी भाषा है, उनकी स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हिंदी भाषी क्षेत्रों की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरे घर में जो खाना बनाने वाली बाई जी हैं, उनके बेटे की 2 लड़कियां हैं और बेटा उनका शराब पीता है, तो परेशान है। तो दोनों बच्चियों को एडमिशन का सवाल उठा, तो मैंने सलाह दी कि सरकारी स्कूल में आप करा दीजिए, बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। बाई जी ने कहा कि मुझे बच्चियों को पढ़ाना है, खाना नहीं खिलाना है। सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं, और उन्होंने अंत में इंग्लिश स्कूल में उसका एडमिशन कराया। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी हिंदी माध्यम से पढ़कर आए हैं, लेकिन आज आपके घर के बच्चे, खासकर लड़के, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन कराया जा रहा है कि नहीं? कराया जा रहा है? जोर से बोलो। हाँ, कराया जा रहा है। क्यों? इंग्लिश मीडियम स्कूलों की इतनी बाढ़ क्यों आ गई? और हिंदी माध्यम से पढ़ाने वाले सरकारी संस्थान बच्चों के लिए तरसने लगे। यह कैसा देश है? इस पर विचार करना होगा। इसलिए मैंने कहा प्रारंभ में ही कि किसी भी एक भाषा का आग्रह मत करो। संस्कृत में मैं आचार्य हूं, लेकिन संस्कृत की बातों को समझाने के लिए मुझे हिंदी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, और कहीं कहीं इंग्लिश माध्यम का सहारा ले रहे हैं शिक्षक। बात आप तक पहुंचे, महत्वपूर्ण है। तो आप इंग्लिश मीडियम की इतनी स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान क्या किया गया है कि प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। बहुत अच्छा नियम है, कानून है, मातृभाषा में होनी चाहिए। लेकिन मातृभाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक भी तो होने चाहिए। क्या इतने शिक्षकों की व्यवस्था की गई है? अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश में, कुछ राज्यों में प्रयास चल रहा है हिंदी माध्यम में हो, लेकिन क्या हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ी जाने वाली पुस्तकें उपलब्ध हैं? यह प्रश्न उठता है। तब यह महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि शिक्षा पर हम कितना संसाधन खर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान है कि शिक्षा पर कुल जीडीपी का कम से कम 6% संसाधन खर्च हो, लेकिन जानती हैं कितना खर्चा होता है? 3%। मैं तो कह रहा हूं 6% भी कम है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा घर, तुम्हारी शिक्षा पर 100 रुपये में से महज 3 रुपया खर्चा करे, तो क्या वह तुम्हारी शिक्षा को महत्व दे रहा है? एकदम नहीं। यह बहुत बड़ा प्रश्न उठा है। शिक्षा को प्राथमिकता में लाए बिना यह देश कभी भी विकसित नहीं बन सकता। पहली बात, शिक्षा को प्राथमिकता में लाना होगा। तब दूसरी बात आता है कि शिक्षा किस भाषा में? शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो तो गति बहुत तेज होती है, समझने गति बहुत तेज होती है। इसीलिए शिक्षा अपनी भाषा में होनी चाहिए। आज भारत में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का नारा देने वाली सरकार कई राज्यों में है और केंद्र में है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को आप जानो,
शिक्षा भारत की के संविधान में समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होगा, राज्यों को भी होगा। केंद्र को भी होगा, राज्यों को भी होगा। हमारे विद्यार्थी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, भाषा जोड़ने का काम करती हैं, फिर क्यों तोड़ रही है? विद्यार्थी का प्रश्न है। अब थोड़ा समझो, अभी क्या घटना हुई? त्रिभाषा फार्मूला भारत सरकार ने लागू किया। त्रिभाषा फार्मूला माने क्या होता है? आपकी शिक्षा 3 भाषा कम से कम दी जाए। 3 भाषा की शिक्षा, एक तो मातृभाषा होगी, दूसरी हिंदी होगी और तीसरी इंग्लिश हो जाएगी। 3 भाषा होगी, मातृभाषा, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप ये 3 भाषाएं पढ़ लेंगे तो देखो दिक्कत कहां शुरू होती है। उत्तर भारत में हिंदी अधिकतर राज्यों की भाषा है, तो हिंदी को तो अलग से सीखने की जरूरत नहीं है और वे तीसरी भाषा के रूप में सीख लेते हैं संस्कृत को। पहले उत्तर भारत के लोग संस्कृत को सीख लेते थे। अब क्या हो गया कि साउथ के राज्यों का कहना है कि हम एक मातृभाषा अपनी पढ़ेंगे, तमिल तेलुगु, और दूसरी भाषा हिंदी नहीं पढ़ेंगे। उत्तर भारत की भाषा क्यों पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे। हम द्विभाषा को ही अपनाएंगे, तीसरी भाषा नहीं पढ़ेंगे। और इसके कारण एक विरोध शुरू हो गया। महाराष्ट्र में जब यह त्रिभाषा फार्मूला लाया गया तो वहां पर मराठी भाषी लोगों ने लोगों को पूछकर मारना शुरू किया। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ, यहां रहना है तो कन्नड़ बोलो। अन्य राज्यों में भी शुरू हो गया। सोचो, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का नारा देने वाली सरकार केंद्र में हो और इतने राज्यों में हो, फिर भी हिंदी भाषा का इतना विरोध क्यों हो रहा है? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये सारे प्रश्न मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाषा जोड़ने का काम करती है। भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है, मूल परिभाषा ये है। उसके बाद भाषा का उपयोग आप सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, तब यह निर्धारित होगा कि आप जोड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि तोड़ने की ओर। सांस्कृतिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होगा? आपकी भाषा में इतनी अच्छी रचना हो, आप उनको बताएं दूसरे को, आपकी भाषा को सीखने के लिए वे लालायित हो जाए। यह हुआ सांस्कृतिक दृष्टिकोण। किसी को भी राम के बारे में जानना होगा तो संस्कृत का वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा या तुलसी का रामचरितमानस अवधी भाषा में पढ़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण रचना है, इतनी महत्वपूर्ण रचना है। तो मराठी भाषियों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से, महाराष्ट्र में राजनीति ने यह पूछ करके लोगों को मारना शुरू किया, हिंदी भाषियों को। यह तोड़ने का काम हो गया। इसी प्रकार से कन्नड़ में भी आंदोलन चला, कर्नाटक में भी कन्नड़ बोलो। इसके पीछे कारण क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उस समय उन्होंने एक आह्वान किया था, उत्तर भारत के लोगों को भी दक्षिण भारत की भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपके क्षेत्र में 27 सालों से काम कर रहा हूं, बागड़ी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती और जो बागड़ी बोलते हैं उनको हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब बागड़ी बोलने में इतने सालों में कुछ तो शब्दों को हमें सीख ही लेना चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए। तो जो भी उत्तर भारत के लोग हैं, दक्षिण भारत की भाषा सीखने का प्रयास करें। जबरदस्ती भाषा नहीं थोपी जा सकती।
अंग्रेजी जो भारत के है ही नहीं, विदेशों की है, उसको अपनाने के लिए दक्षिण भारत तैयार है, क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है और विश्व की बहुत सारे संसाधन, किताबें, अवसर इंग्लिश में उपलब्ध है। इसलिए इंग्लिश देखो, यहां भी सीखने का इंग्लिश का सबसे ज्यादा प्रयास होता है, लेकिन हम लोग दक्षिण भारत की भाषा क्यों नहीं सीखना चाहते? इस पर विचार करना होगा, क्योंकि उत्तर और भारत को जोड़ने का सेतु यह है कि दक्षिण हिंदी को गले लगाए और हिंदी भाषी के लोग दक्षिण भारत की भाषाओं को गले लगाए। एक दो उदाहरण दूं। केरल में नंबूदिरी पाद वहां के सीएम हुए, वहां उन्होंने केरल में सबसे दक्षिणतम राज्य केरल हिंदी को द्वितीय राजभाषा बना दिया। वहां की शिक्षा में हिंदी द्वितीय राजभाषा हो गई, सबने सीख लिया। अब तुम बांसवाड़ा में भी कहीं देखोगे, अधिकतर नर्सेज कहां की होती है? केरल में। देखिए केरल की सारे जॉब्स में ले गए, तो यह जॉब से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं कहना यह चाहता हूं, प्यारे विद्यार्थी, भाषा जोड़ने का काम करती हैं यदि सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो, लेकिन उसी भाषा से लोग तोड़ने का काम करने लगते हैं जब वोट पाना उनका उद्देश्य हो। लोगों को भड़का देते हैं, आपस में वैमनस्य से फैल जाता है, जबकि कोई भी किसी पर किसी भी भाषा को थोप नहीं सकता। एक और प्रश्न ले लो, विद्यार्थी ने पूछा, उसका मैंने जवाब दे दिया है। सर, त्रिभाषा फॉर्मूला अच्छा से समझा दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया गया है। मातृभाषा में शिक्षा होगी, दूसरी हिंदी भाषा और तीसरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब हमें यह जानना होगा कि जो आज हिंदी के सामने में चुनौतियां हैं, हिंदी की शक्तियां क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। हिंदी की शक्तियां हैं कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, संपर्क भाषा। हिंदी का साहित्य बहुत समृद्ध है। संस्कृत से निकली हुई हिंदी भाषा संस्कृत के धर्म को और उच्च मूल्यों को अपने में समाहित की हुई। हिंदी प्रेम की भाषा है, इसीलिए कबीर का दोहा आपको याद आता है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम की भाषा है। मीरा ने इसमें भजन गाए, कृष्ण प्रेम में गाए। तो हिंदी में कुछ बातें जो हैं गहरी समझाई जा सकती है, अंग्रेजी में वो समझाई नहीं जा सकती है। अंग्रेजी काम चलाऊ भाषा है, अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, हिंदी प्यार की भाषा है। अब आप देखेंगे तो हिंदी में जैसे शब्द संस्कृत में भी है, उस वहां से हिंदी में आ गया ब्रह्म। अब ब्रह्म शब्द आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, दूसरी भाषा में मिलना मुश्किल है। जब ऐसे दोहे आते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। जात हमारी ब्रह्म है, सब कहां से आए हैं? ऊपर से, परमात्मा के पास से। जात हमारी ब्रह्म है। मात पिता है राम, सबके माता पिता कौन है? राम। गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अब इतनी ऊंची बातें पराई भाषा में नहीं समझाई जा सकती, इसलिए हिंदी से हमें प्रेम करना है। हिंदी से प्रेम करने का मतलब इस क्षेत्र विशेष के लिए बागर शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसी कारण से है। यहां पढ़ने की संस्कृति का लोप हो गया। पढ़ाई के नाम पर आप लोग क्या कर रहे हैं? मौलिक पुस्तकें नहीं खरीद रही हैं। विद्यार्थी से पूछते हैं कितने घंटे पढ़ती हो, बताओ। घर पर कितने घंटे पढ़ती हो? 3 घंटे। जोर से बोलो। 3 घंटे। हाँ? 3 घंटे। 3 घंटे। तुम? 6 घंटे।
6 घंटे वेरी गुड। अधिकतर विद्यार्थी से पूछो तो बोलते हैं आधे घंटे। अब आधे घंटे से कैसे कम चलेगा? और आप लोग बीए के स्टूडेंट हो गई, दिल्ली के विद्यार्थी 10-12 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ने की संस्कृति इस क्षेत्र में विकसित करनी, पढ़ने के लिए मौलिक पुस्तकें, अधिकतर विद्यार्थी यहां पासबुक खरीदते हैं। अब आप मीरा, तुलसी, कबीर इनको पासबुक से पढ़ोगे? प्रेमचंद, निराला इनको पासबुक से पढ़ोगे? क्या जानोगे हिंदी के बारे में? एक कहानी ईदगाह ने आपके अंदर में बचपन में संवेदना जगा दी, तो हिंदी की कहानी, हिंदी की कविताएं, तो पढ़ने के लिए मौलिक पुस्तकें खरीदो। उससे क्या होगा? मौलिक पुस्तकें पढ़ने से आपके अंदर में, चिंतन में एक ऊंचाई आएगी, गहराई आएगी, दोनों आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहता हूं, मौलिक पुस्तकें खरीदोगी तो लेखक के पास पैसा जाएगा, और जितना ज्यादा पाठक होंगे, लेखक की कृतियां भी उतने ही आविष्कृत होगी। एक तरफ पाठक का मस्तिष्क परिष्कृत होगा, दूसरा तरफ लेखक वर्ग द्वारा कृतियां आविष्कृत होगी। इसलिए मैं आप सभी को इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि भाषा, हिंदी हमारी भाषा है अपनी, लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद यदि हिंदी भाषी लोग अपने स्थिति को मजबूत नहीं बनाएंगे, अपनी प्रतिभा को ऊंचाइयां नहीं देंगे, अपने लिए विभिन्न प्रकार के अवसरों को नहीं तलाशेंगे, अपने द्वारा अच्छी अच्छी रचनाएं सामने में नहीं लाएंगे, जिसको बड़े बड़े लोग पढ़ने के लिए खींचे चले आए, तब तक हिंदी भाषा हमारी सिर्फ और सिर्फ भावना की भाषा, और वह भी भावना का अपमान होने लगता है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही अंग्रेजी मीडियम के स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। क्या हिंदी भाषा से हम जीवन की ऊंचाइयां नहीं प्राप्त कर सकते? क्या हिंदी भाषा रोजगार की भाषा नहीं हो सकती? हो सकती हैं। इसके लिए सरकारों को प्रयास करना होगा, लेकिन सरकारों से पहले जन जागरण का एक बहुत बड़ा प्रयास करना होगा, ताकि शिक्षित वर्ग हिंदी माध्यम में सारी सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदी दिवस पर आप सभी ने अपना प्रश्न रख करके इस चर्चा को सार्थक बनाया। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।